हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोग अष्टक नियम का अपवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आपको इलेक्ट्रॉन न्यून अणु और इलेक्ट्रॉन अधिक अणु बताए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे विषम इलेक्ट्रॉन अणु। विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहलाते हैं। जो विषम इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक बोले तो अनुचुंबकीय। ऐसा किस लिए होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड। तो ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास बंध बनाने के पश्चात विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहलाते हैं। जो विषम इलेक्ट्रॉन अणु की प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। आप लोग को अभी हम आगे बताएंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं उसे डायमैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल है इसका विषम इलेक्ट्रॉन अणु का NO, NO2, CrO2 और CH3 etc। तो जैसे एक एग्जांपल लिए हम लोग, मान लीजिए NO, तो इसका हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। हम आपको बताए हैं या तो संख्या में कम होंगे या तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा, जिसका होगा वो केंद्रीय परमाणु। नाइट्रोजन के वाहकन को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए तो ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ। इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब बताएं, नाइट्रोजन को भी अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का अष्टक भी पूरा है और इसके पास लोन पेयर भी है, परंतु ये उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा क्योंकि जो ग्राही है, ग्राही कौन है? नाइट्रोजन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और उपसहसंयोजक बंध बनता कब है? जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तब। तो थोड़ा सा सिद्ध कर देते हैं हम। जैसे नाइट्रोजन है तो क्या होता है? 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या? 3। अभी इसमें नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ऑक्सीजन के साथ 2 क्या कर गए? पेयर कर गए, डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या बच गया? अंतर। ये किसी के साथ पेयर कर रहा है? नहीं ना। तो 5 थे, 5 2 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन बोले तो विषम इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एग्जांपल NO2। नाइट्रोजन के वाहकन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? डबल बॉन्ड। इसका अष्टक पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड लगाएं तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाएगा, परंतु क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ है? इसको इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अभी हम आपको बताए थे कि जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता होती है वो केंद्रीय परमाणु पर होती है, ना कि पार्श्व परमाणु। पार्श्व परमाणु का हमेशा अष्टक पूर्ण। तो यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना सत्य है? तो देखिए, नाइट्रोजन के वाहकन को 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 7 2 9। नाइट्रोजन कौन से आवर्त में आता है? दूसरे आवर्त में। हम एक तो वर्ड लिखे हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्व अपने वाहकन कोष में बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बनेगा क्या स्ट्रक्चर इसका? नाइट्रोजन है, वाहकन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए। एक ऑप्शन है कि इसका अष्टक भी पूरा हो जाए और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। वो ऑप्शन ये है कि ये लोन पेयर इसके साथ पेयर कर जाए। यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं कि सर्वप्रथम दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए, तो इसका अष्टक पूरा नहीं है, परंतु यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और द्वितीय आवर्त का तत्व है तो 9 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध। इसका अष्टक भी पूरा हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 5 2 7 ना।
अगला एग्जांपल देखें ClO2। क्लोरीन के वायतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन है। क्लोरीन कोष्टक पूरा करने को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन कोष्टक पूरा करने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि क्लोरीन तृतीय आवर्त का है और तृतीय आवर्त या उसके बाद के आवर्त के तत्व अपने वायतन कोष में या संयोजी कोष में बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं रिक्त डी कक्षक के उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे बताया इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन समझिए, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। तो इलेक्ट्रॉन न्यून अणु जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अधिक अणु होते हैं वो लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। अभी विषम इलेक्ट्रॉन अणु किसके तरह कार्य करेंगे? लुईस एसिड की तरह कि लुईस बेस की तरह। तो बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है? इलेक्ट्रॉन न्यून, 8 से कम तो इलेक्ट्रॉन न्यून ना। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? NO और NO2 किसकी तरह कार्य करेंगे? लुईस एसिड की तरह। ये किसकी तरह कार्य करेगा? लुईस बेस की तरह। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ना। अगला एग्जांपल है CH3। तो यहाँ पे क्या? कार्बन के वायतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये पेयर कर गए, हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया, परंतु कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 7। अब एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जितना विषम इलेक्ट्रॉन अणु हैं सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब में अनपेयर्ड, इसमें भी ना। तो विषम इलेक्ट्रॉन अणु कोई भी होंगे वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये था विषम इलेक्ट्रॉन अणु। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक बंध। तो आप लोग आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड, विद्युत संयोजी हेडिंग डालना है आपको ना। तो देखिए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बंध कहते किसे हैं? आप लोग लिखिएगा, आयनिक बंध 2 विपरीत आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण को निरूपित करता है तथा ये धातु परमाणु से अधातु परमाणु तक इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है। अब समझिएगा वर्ड जो लिखे हैं। जो आयनिक बंध होते हैं वो 2 विपरीत आवेशों के मध्य, 2 विपरीत आवेशों के मध्य मतलब धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण को निरूपित करता है। निरूपित मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो आप लोग वर्ड लिखे हैं ये धातु परमाणु, धातु मतलब क्या? धनायन। धातु परमाणु से अधातु परमाणु तक बोले तो ऋणायन, धातु परमाणु से अधातु परमाणु तक इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है। तो जैसे मान ले एग्जांपल सोडियम है और क्लोरीन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1, और इसका करेंगे 2 8 और 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या बना देगा? धनायन 2 और 8। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बना देगा? ऋणायन 2 8 और 8। तो इनके मध्य Na+ और Cl-। तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में 1-2 केस और है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक मतलब जिनकी कोई दिशा ना हो, क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य जो आकर्षण होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है, सभी दिशाओं को किसी से भी आकर्षित कर सकते हैं। एक बार और, जो आयनिक बंध होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण सभी दिशाओं में समान होता है। आयनिक यौगिकों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल बोले तो त्रिकोणीय, जिसे क्रिस्टल जालक होता है। ये वर्ड लिख लीजिएगा, आयनिक यौगिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल होता है जिसे क्रिस्टल जालक कहा है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम आपको भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत सारे। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो कौन सा बॉन्ड होएगा? आयनिक। धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध। तो जो आयनों में टूट जाए, जैसे कहने का मतलब वे आयनिक यौगिक जिनके निर्माण के समय किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की विद्युत संयोजकता कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मान ले एक एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड।
तो जब लिथियम फ्लोराइड टूटेगा तो Li प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लोरीन माइनस। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, लिथियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा 8, फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा। आप लोग याद रखिएगा धनायन और ऋणायन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो धनायन और ऋणायन की संख्या जो होगा वो समान होगा, परंतु इलेक्ट्रोवैलेंसी समान नहीं होगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा आप लोग को एक तो पहले केस बता दे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं क्वेश्चन बताते हैं। बहुत लोग को कंपाउंड को तोड़ने भी नहीं आता। AX और BY गिव्स XA प्लस Y प्लस YB माइनस X। समझिएगा, जैसे A क्या है, A कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है। A ये क्या हो सकता है, एलिमेंट। मुख्य रूप से मेटल होते हैं, मेटल बोले तो था। और B या तो फिर नॉन मेटल होंगे या तो फिर कोई कंपाउंड हो। और X और Y जो है, X और Y वो नंबर को दर्शाएं, संख्या को। अब जैसे मान लें एग्जांपल, हम एल्युमिनियम क्लोराइड लें, तो एल्युमिनियम क्या है, धातु। क्लोरीन क्या है, अधातु ना। तो बताएं, एल्युमिनियम को A मान लिए, इसकी संख्या क्या है 1। क्लोरीन को B मान लिए, इसकी संख्या कितनी है 3। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो X की संख्या कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, Al हो गया। Al मतलब A पर पावर क्या होगा प्लस Y की संख्या कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3। और यहाँ पे क्या होगा Y की संख्या 3 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा गुणांक पे और Cl माइनस, क्योंकि X की संख्या कितना था 1, तो माइनस 1 जाएगा ना। एक और एग्जांपल देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। Al2O3, तो बताएं A किसको मान लेंगे, एल्युमिनियम को, B किसको मान लेंगे, ऑक्सीजन को। तो क्या है X और 3 क्या है Y। तो यहाँ पे जब ये टूटेंगे तो क्या होंगे 2 Al, X हो गया, A हो गया, इस पर चार्ज क्या होगा Y प्लस Y मतलब प्लस 3। और जब टूटेंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन 3O, Y गुणे में आ जाएगा ना, देखो वहां पे 3O, O क्या है B है, तो B पर पावर माइनस X कितना है माइनस। पहले तो आप लोग तोड़ना ही सीख। अब देखें धनायन और ऋणायन की जो संख्या होगा वो सेम होगा। जैसे इसमें धनायन संख्या 3, ऋणायन 1 क्लोरीन पे माइनस 1, 3 क्लोरीन है तो माइनस। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एल्युमिनियम का जो होगा वो 3 होगा और क्लोरीन का जो होगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा वो। ऐसे इसमें भी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। या फिर और तरीका हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट तोड़ने का। जैसे Al2O3 है, समझिएगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को करना है अभी। तो ये जो है ना, ये इस पर आवेश आ जाएगा टूटने के बाद, और जो इसका संख्या है ये इस पर आवेश आ जाएगा टूटने के बाद। अभी धातु है तो इस पर धनायन, ये अधातु है तो इस पर ऋणायन। तो जब टूटेगा तो बताए ये तो कहां आ जाएंगे गुणांक में, 2Al प्लस 3 हो जाएगा, ये इसके पावर इस पर आवेश हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3O पर पावर माइनस। ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, तो AlCl3 में क्या होएगा, इसका इस पे चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल्युमिनियम पावर प्लस 3, एक को था नहीं तो गुणांक कुछ होगा नहीं, और क्लोरीन 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3Cl, और इसका संख्या कितना है 1, तो माइनस 1 ना। तो डिफरेंट टाइप के हम आपको यौगिक बताते हैं, आप लोग को मतलब कंपाउंड बताते हैं, आप लोग को उनसे रिलेटेड उनके साल्ट बनाने हैं, उनके अम्ल बनाने, एसिड बनाने ना। तो देखें, सबसे पहले हम आपको यौगिक बनाना बताएंगे कि कैसे यौगिक बनता है। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के यौगिकों में आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान करेंगे। तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड है जो आपको याद रहने चाहिए। अगर ये याद रहेंगे ना तो आप लोग को कंपाउंड बनाने में बहुत आसानी होएगा, आप कोई भी कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड बोला, तो एल्युमिनियम बोले तो Al और क्लोराइड बोले तो Cl। अब आपको फार्मूला बनाना है, एल्युमिनियम क्लोराइड बोला हुआ है
तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज और क्लोराइड पे -1 चार्ज। तो इसका चार्ज किसके पास आएगा, एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम का चार्ज क्लोरीन के पास। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या, Al। अब इसकी ये चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम 1 है, ये है। अब यहाँ पे क्लोरीन, ये चार्ज इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, AlCl3। तो सबसे पहले आप लोग ये सीख लीजिएगा, जिनको नहीं आता होगा कंपाउंड बनाने वो सीख लेंगे तो बेहतर होएगा। उसके बाद मान ले क्वेश्चन बोला एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो एल्यूमिनियम पे हम लोग जानते हैं +3 चार्ज। अब नाइट्राइड ड बोला है, नाइट्राइड ट बोला है, नाइट्रेट बोला है, यहाँ पे 3 केस आपको देखने को मिलेंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। तो नाइट्राइड बोला तो नाइट्राइड पे चार्ज कितना, -3। समझिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, Al(N). कहने का अर्थ ये कि धनायन और ऋणायन अगर समान होंगे तो कट जाएंगे। जिसे बोला एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज, उसके बाद नाइट्रेट बोले तो NO3-। ये आपको याद रहे, ये याद रहेगा ना, तो कुछ टाइम ऐसा होएगा कि आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट फार्मूले लिखेंगे। तो इसका इस पर चार्ज कितना है, -1, इसका चार्ज इसके पास आ गया। इस पर चार्ज कितना है, +3, तो ये चार्ज इसके पास आ गया। अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट आपसे बोला है, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, Al। एक चार्ज है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक है, लिखने की जरूरत ना है। और यहाँ पे क्या है, NO3। अब ये क्या है, यौगिक है। अगर यौगिक रहेंगे तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए होल शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस ना। अब ऐसे ही मान लीजिए एल्यूमिनियम कार्बोनेट बोल दिया, एल्यूमिनियम पे +3 और कार्बोनेट पे -2, ये कार्बोनेट। तो यहां पे इसका चार्ज किसके पास आ जाएगा, एल्यूमिनियम के पास, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Al2। अब इसका चार्ज कहां पे जाएगा, कार्बोनेट के पास, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CO3 का होल थ्राइस। ये रहा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो कोई भी कंपाउंड आप लोग बना सकते हैं और किसी को भी लेके बना सकते हैं। जैसे मान लें मैग्नीशियम फास्फेट बोल दिया, मैग्नीशियम फास्फेट, तो यहां पे क्या लिख दिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे हम लोग चार्ज जानते हैं कितना होता है, +2। अब फास्फेट बोला तो फास्फेट PO4 -3। तो इसका चार्ज किसके पास आएगा, मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम का चार्ज किसके पास जाएगा, फास्फेट के चार्ज, फास्फेट के पास। तो यहां पे क्या बन जाएगा, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। आसान, बहुत आसान। मैग्नीशियम सल्फेट है, Mg पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज, तो +2 चार्ज -2 चार्ज कट जाएंगे, यहां पे क्या बन जाएगा, MgSO4। सोडियम सल्फेट मान लीजिए बोला, तो सोडियम पे हम लोग चार्ज जानते हैं कितना होता है, +1, और सल्फेट पे -2। तो इसका चार्ज इसके पास आएगा, इसका चार्ज इसके पास जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Na2। इसका चार्ज इसके पास आ गया, 2 हो गया। अब ये 1 है तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4 ना। तो ये यौगिक कैसे बनाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, NH4Cl। इसको नौसादर भी बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट बोला, अमोनियम पे चार्ज कितना, +2, और सल्फेट पे चार्ज कितना, -2। तो इसका 2 चार्ज इसके पास आएगा, इसका +1 चार्ज इसके पास, फार्मूला क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस। क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये यौगिक है। अगर यौगिक रहेंगे तो उनके लिए होल वर्ड का यूज होएगा, तो उनकी संख्या को बताने के लिए। तो आप लोग किसी भी एलिमेंट को लेके, फर्स्ट ए का कोई एलिमेंट ले ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ भी। सेकंड ए का कोई भी तत्व ले ले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। थर्ड ए का ले ले, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। उनको लेके आप लोग किसी का भी, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम थायोसल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फेट, एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, Al+3 और OH पे चार्ज क्या, -1। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये चार्ज इसके पास, ये इसके पास, फार्मूला क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको फार्मूले बनाने नहीं आते, वो रटते हैं कि हाँ सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4 होता है, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl होता है, वो रटते हैं। तो कहाँ तक रटोगे आप, लाखों की संख्या में फार्मूले हैं, आप कहाँ तक रटोगे। तो अभी जो ईजी केस है, इतने कंपाउंड नहीं होते, कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, ये ऐसे केस है जो जनरली आते रहते हैं ना।
तो ये केस आप लोग को अगर याद रहेंगे, ये आयनिक कंपाउंड अगर आप लोग को याद रहेंगे तो इनसे किस प्रकार से कोई भी कंपाउंड बनता है वो आप लोग बना सकते हैं। अभी आप लोग को प्रैक्टिस करना रहेगा, जिसे हम कह रहे हैं, इतना हम बता दिए हैं। आप लोग को क्या करना है, लिथियम को ले लें, तो लिथियम एक एग्जांपल बता रहे हैं, लिथियम को लेकर पूरे के साथ बनाएं, लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फाइड, लिथियम थायोसल्फेट, लिथियम सल्फाइड, लिथियम फास्फेट, खुद बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ये ना कि पहले लिथियम का फार्मूला देखें, लिथियम पे कितना आवेश होता है, फिर सल्फेट का फार्मूला देखें, सल्फेट पर कितना आवेश होता है, ये एक आध दो बार देखें। फिर लिथियम बाद जब, अब जैसे लिथियम साथ जो बनाएंगे सल्फेट सल्फाइड और थायोसल्फाइड, वैसे ही सबका बनेगा, सोडियम का भी पोटेशियम का भी। बस लिथियम के स्थान पे क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि सब तीनों पे आवेश क्या है, +1, तीनों एक ही वर्ग के है ना। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया आप मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाए, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाए, मैग्नीशियम थायोसल्फेट बनाए, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाए, मैग्नीशियम फास्फेट, फास्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्राइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम साइनाइड, मैग्नीशियम आइसोसाइनाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम, मैग्नीशियम अमोनियम साथ अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि दोनों धनायन हो जाएंगे ना, तो धनायन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये आप लोग कंपाउंड बनाइएगा। अब हम लोग देखेंगे किसी भी कंपाउंड में आयनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है, या फिर आयनिक बांड की पहचान किसी भी यौगिक में कैसे की जाती है। आयनिक बांड देखेंगे, कोवेलेंट देखेंगे, कोऑर्डिनेट भी देखेंगे। तो देखें, हम लोग बात करेंगे किसी भी यौगिक में आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बांड की पहचान कैसे की जाती है। तो देखें, जैसे मेटल और मेटल है, धातु और धातु, इनके बीच में जो बांड बनेगा वो कौन सा बांड होएगा, मेटेलिक बांड। तो मेटेलिक बांड हम आपको बताए नहीं है, इसका एग्जांपल होएगा एलॉय। जितने भी मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु बोले तो धातुओं का मिश्रण, उसमें कौन सा बांड होता है, मेटेलिक बांड। मुख्य रूप से हमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट पढ़ना है। तो आयनिक बांड का निर्माण कहाँ होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। हम लोग पढ़े हैं धातुओं से अधातुओं की तरफ इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से आयनिक बांड का निर्माण होता है। जबकि कोवेलेंट बांड और या कोऑर्डिनेट बांड किसके मध्य बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के मध्य। तो इसका एग्जांपल देखें, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, आप चाहे इसका स्ट्रक्चर ही बना के चेक कर लें, चाहे ऐसे ही चेक कर लें। पोटेशियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बांड होगा, आयनिक बांड। ये चाहे आप लोग इसे स्ट्रक्चर बना के देख लो, कोई दिक्कत ना है, बस आयनिक बांड बनेगा। धातु परमाणु से अधातु परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बनता है। ये क्या, मेटल, ये नॉन मेटल। तो बांड कौन सा हो जाएगा, आयनिक। ऐसे और एग्जांपल देखें, इजी बता रहे हैं, स्टार्ट इजी से ना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्या है, अधातु, क्लोरीन भी क्या है, अधातु। तो इनके बीच जो बांड बनेगा वो कौन सा बांड होएगा, कोवेलेंट, बोले तो सहसंयोजक। H सिंगल बांड, Cl, ये बांड नॉन मेटल और नॉन मेटल। अब आए, ये तो परमाणविक अणु थे। अब देखिए, जैसे मान लें एग्जांपल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। NO2 माइनस, क्वेश्चन समझिएगा। अब यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वाहितम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। 2 ऑक्सीजन है, हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखे हुए हैं। एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो इसको अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका अष्टक पूरा। वाहितम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 एक साथ एक बांड बना लिया, 8। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 6। इसको चाहिए कितने, 2, और इसको भी 2 चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा बांड बन जाएगा, डबल बांड। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें सिग्मा गेट होगा 1, 2 सिग्मा, पाई 1, लोन पेयर 1। अब बात करेंगे हम लोग बांड की। तो बताइए, ऑक्सीजन क्या, नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या, नॉन मेटल, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बांड बनेगा, कोवेलेंट बांड। ये भी कौन से बांड होंगे, कोवेलेंट बांड, क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है। क्वेश्चन ये है कि NO2 माइनस में कौन कौन से बांड उपस्थित है, या फिर कौन सा बांड उपस्थित नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया है कि उसमें उपसहसंयोजक बंध एक नहीं है।
उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है कि दाता परमाणु का अष्टक पूरा हो तथा ग्राही परमाणु को कम से कम 1-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। तो ऐसा केस यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अब बचा आयनिक बॉन्ड। तो अगर किसी कंपाउंड में आप लोग को आयन दिखाई दिया, आयन, तो इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड प्रदर्शित करेगा। तो ये आयन है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड दर्शाएगा? आयनिक बॉन्ड को। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं हम आपको, या फिर आप डायरेक्ट इसमें पहले देखें, डायरेक्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल है, तो कॉमन बात है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 2 ठो ऑक्सीजन है, एक पे माइनस चार्ज लग जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 3 ठो। तो कहने का अर्थ आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। आयन देखें, आयन है तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड होगा। अब जैसे मान लें यहाँ पे नाइट्रस अम्ल है HNO2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ठो ऑक्सीजन है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका अष्टक पूरा। अभी नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ठो। और इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, तो 1 ठो इसके साथ पेयर कर लिया। तो अब बताएं, अभी इसको, इस ऑक्सीजन को कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो ये क्या? हाइड्रोजन। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो मोनोवैलेंट होंगे, चाहे वो पोटेशियम लगा हो, सोडियम लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, अगर वो किसी कंपाउंड के साथ लगे, तत्व के साथ ना लगे हैं, यहां पे देखें तत्व के साथ लगा था। अगर किसी, ये कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड के साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, तो वो केंद्रीय परमाणु के साथ बाण नहीं बनाएंगे, वो जब भी बाण बनाएंगे पार्श्व परमाणु के साथ। तो बताएं, ये दोनों और ये कौन से बाण पर प्रदर्शित करेंगे? कोवेलेंट है कि नहीं? तो इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। ना तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ना तो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु। जब सब अधातु हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कहां बनता है? एक धातु और एक अधातु के मध्य में। यहां पे सभी क्या है? अधातु। इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। अब ऐसे एग्जाम्पल देखें पोटेशियम नाइट्राइड का, KNO2। तो यहां पे क्या? नाइट्रोजन, इसके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। हम लोग पढ़े हुए हैं स्ट्रक्चर, आप लोग अब तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये हाइड्रोजन के स्थान पे क्या लग जाएगा? पोटेशियम। तो ये और ये कौन से बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। परंतु ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। ऐसा किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, समझिए, और पोटेशियम क्या है? मेटल। यहां पे ये ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम नाइट्राइड में कौन सा बॉन्ड अनुपस्थित होगा? तो कौन सा बॉन्ड अनुपस्थित होगा? कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों केस हम इसलिए बताए हैं, चाहे आप लोग इसको तोड़ें, चाहे आप लोग इसको तोड़ें, किसी को भी तोड़ेंगे तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, जैसे HNO2 है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होएगा? H प्लस और NO2 माइनस। तो या फिर KNO2 देख लें, KNO2 जब ये टूटेगा तो K प्लस और NO2 माइनस। तो जो यहां पे हम एग्जांपल लिए हैं NO2 माइनस, क्या ये बता रहा है क्या कि ये HNO2 टूटा था तब ये है, या फिर KNO2 टूटा था तब ये है? तो ना तो HNO2 का ये एग्जांपल आप कह सकते हैं, ना तो KNO2 का एग्जांपल आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर HNO2 कहेंगे तो कहेंगे कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, अगर KNO2 कहेंगे तो कहेंगे इसमें आयनिक बॉन्ड है। तो इसीलिए ना, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ये टूटे होंगे तभी ये बना होगा, ये टूटे होंगे तभी ये बना होगा, परंतु ये क्लियर नहीं है कि कौन सा टूटा हुआ है। तो इसीलिए अगर आयन उपस्थित है किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिया हुआ है जिसपे आयन उपस्थित है, तो जितने आयन दिए रहेंगे समझ लीजिए उतना बॉन्ड उसमें उपस्थित है। तो सबसे पहले आपको हम तोड़ना बताते हैं, अभी और क्वेश्चन बताते हैं इसका, देखिए पहले तोड़ना देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो देखें, जैसे AX BY
अब ये टूटे, ये कोई कंपाउंड है, ये टूटे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स। तो ए को हम लोग क्या मान सकते हैं, कोई मेटल मान सकते हैं या फिर कोई यौगिक भी मान सकते हैं। बी को कोई नॉन मेटल या कोई यौगिक भी मान सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए हम एग्जांपल लिए, मान लीजिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड ही ले लिए, जो आपको अभी एग्जांपल हम बताए हैं। तो एल्युमिनियम को क्या मान लेंगे, ए। समझिएगा क्वेश्चन। अब एल्युमिनियम का संख्या इसमें दर्शाया गया है, एक को नहीं दर्शाया गया, तो इसका मतलब एक्स का मान कितना होगा, 1। Cl को क्या मान लेंगे, बी। 3 क्या हो जाएगा, y। तो जब ये टूटेंगे तो यहां पे क्या, x का मान 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एल्युमिनियम, इस पे चार्ज क्या है, प्लस y, तो y की संख्या कितना है, 3, यहां कितना हो जाएगा, +3 प्लस y कहां चले जाएंगे, गुणांक में, मतलब 3 कहां चले जाएगा, गुणांक में, यहां पे कितना हो जाएगा, 3 Cl माइनस x की संख्या कितना था, 1, तो यहां पे माइनस। ऐसे देखें, एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस। समझिएगा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या, जब ये टूटेंगे, अब Al क्या हो गया, A, 2 क्या है, X, SO4 क्या है, B, और Y क्या है, 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2Al प्लस कितना आवेश होगा, Y 3 प्लस Y B, तो यहां पे Y कहां जाएगा, गुणांक में, B बोलो तो सल्फेट पे चार्ज माइनस x कितना है, 2, -2। ये तो चाहे आप लोग ऐसे फार्मूले पे रख के किसी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी करके तोड़ सकते हैं। बताइए, यहां पे इसकी संख्या कितना है, सल्फेट की 3, तो ये कहां चले जाएगा, एल्यूमिनियम पे चार्ज। जिसे भी हम लोग बनाए हैं बस उसी को रिवर्स कर देना है। अभी कंपाउंड बनाना सीखे नहीं है, उसी को रिवर्स कर देना है। यहाँ पे Al2 है तो ये 2 आवेश कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जो 2 रहेंगे वो पहले गुणांक में आएंगे, 2Al + 3, ये 4 चला गया। एल्यूमिनियम कितना था, 2 ठो प्लस, और उसके बाद ये जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3SO4, ये गुणांक में चले जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, गुणांक में, 3 मोल SO4 हो जाएगा, पावर -2। चाहे इसे तोड़ लें चाहे इसे, दोनों तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन दिया आपको, देखिए और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया फास्फेट PO4 -3, फास्फेट आयन, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड उपस्थित होंगे चेक करें। या फिर आयनिक बॉन्ड कट होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड कट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कट होगा। ये तो फास्फोरस के आयतन कोष में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और तीनों पे 3 ठो माइनस चार्ज। अब बताएं, 1 ऑक्सीजन और बचा है, इसका स्टेप पूरा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक ठो लोन पेयर भी है, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा वो भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनेगा, क्योंकि हम लोग शब्द पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध भी ही होता है। तो यहां पे नॉन मेटल है, परंतु इनके मध्य बॉन्ड कौन सा बना है, कोऑर्डिनेट, याद रखिएगा। और ये तीनों बॉन्ड कौन से होंगे, कोवेलेंट। और ये आयन, तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। कई आयनिक बॉन्ड है, 3 ठो आयनिक बॉन्ड है, 3 ठो कोवेलेंट बॉन्ड है और 1 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना। और जैसे और एग्जांपल देखें, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो ये अधातु है, ये भी अधातु है, ये क्या है, धातु। तो ये क्लियर है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। तो धातुओं की संख्या ही बताएगा कि इसमें आयनिक बॉन्ड कितना होगा। तो धातुओं की संख्या कितना है, मोनोवैलेंट है, पोटेशियम का वैलेंसी एक ही होता है ना, तो क्या कितना, इसकी संख्या ही दर्शाएगा कि इसमें कितने आयनिक बॉन्ड होंगे। तो 2 पोटेशियम है, इसमें आयनिक बॉन्ड कितने होंगे, 2। जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, पोटेशियम, और यहाँ भी पोटेशियम। इसके आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, हम पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, उपसेस। तो 2 ठो आयनिक, 2 ठो कोवेलेंट और 2 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए कुछ स्पेशल कंपाउंड बताते हैं हम आपको। NH4Cl, अगर आपको ये कंपाउंड देख के बताना हुआ तो आप क्या बताएंगे कि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, सर जी अभी बताएं हमें, तो इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। यहीं पे आप लोग गलत कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
यहां पे होगा क्या, ये जो कंपाउंड है ये टूटेगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में, क्योंकि इसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये ऐसे भी टूटता है NH3 और HCl, ऐसे भी टूटता है, परंतु हमें आयनों में तोड़ना है तो आयनों में ये टूटेगा। जब इसको हम लोग चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन वायदम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज है। तो ये कौन सा बांड यहाँ पे कौन सा बांड से जुड़ेगा, ये उपसहसंयोजक बंध से। तो इसमें आयनिक बांड भी है, आयन है, कोऑर्डिनेट बांड भी है और कोवेलेंट बांड भी है। याद रखिएगा, स्पेशल केस है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी को भी। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, तो यहां पे क्या, नाइट्रोजन वायदम कोष में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, वायदम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो यहां पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, इसका स्ट्रक्चर पूरा। यहां पे सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ जाएगा, अब इससे क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। यहां पे इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा। अब यहां पे इसको स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये लोन पेयर है, तो यहां पे कौन सा बांड बनेगा, उपसहसंयोजक बांड। बताए हुए हम आपको। तो ये कौन सा बांड हो जाएगा, आयनिक बांड। ये कौन सा बांड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बांड। और ये क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बांड। आप लोग देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई भी कंपाउंड लेंगे आयनिक बांड का, कि किसी भी यौगिक में आप लोग को अगर आयनिक बांड की पहचान करने पूछा कि आयनिक कौन सा बांड उपस्थित है या फिर कौन सा बांड अनुपस्थित है, तो उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये मालूम रहना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, संरचना बनता कैसे है। हम आपको पिछले ही लेक्चर में बताए हुए हैं। अगर आप लोग वो चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते तो फिर यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। आप लोग कंपाउंड देख के बता सकते हैं, हम कह तो रहे ना, हमें अगर बताना हुआ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए NO3 माइनस, आप लोग चेक करिएगा, थोड़ा सा मौखिक में बता रहे हैं हम ना। बताइए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लगाना है। नाइट्रोजन के वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन कई ठो है, 3 ठो, और एक ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक माइनस चार्ज है, तो इसको एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, परंतु 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ 5 बांड बनेगा, 5 बांड बनाएंगे तब जाके इनका अष्टक पूरा होगा। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन 5 बांड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त का है, वो अपने वायतम कोष में बंध बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण। तो यहां पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन के सिंगल बांड से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन जिसपे माइनस चार्ज है, डबल बांड से जुड़ जाएगा एक ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा, उसके बाद एक ठो कोऑर्डिनेट बांड बन जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि इसमें एक ठो आयनिक बांड है, एक ठो कोऑर्डिनेट बांड है और बाकी 3 ठो कोवेलेंट बांड। जितने बांड बने होंगे आप आसानी से देख के बता सकते हैं, ऐसे देख के आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं ना। तो आपको हम क्वेश्चन भी देंगे करने को, भी आप लोग करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक बांड को प्रभावित करने वाले कारक, अगले लेक्चर में देखेंगे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।